ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बहन, शांति कुंज हरिद्वार जो हमारा हेड ऑफिस है, उसके मार्गदर्शन में एक विशेष आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। अर्थात संतान, जो साधारण संतान है, उसका जन्म कहीं पे से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई उसमें विशेष इतनी बात नहीं है। और हमारे भारत वर्ष में तो ये धारणा है कि विवाह हुआ है तो बस अब शीघ्र संतान होनी चाहिए। इस पे हालांकि अब कोई ध्यान नहीं देता कि वो संतान कैसी हो या हमने उसके लिए क्या तैयारी करी है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, मतलब कि सुसंतति का निर्माण आपको करना पड़ेगा। साधारण संतान आप बिना तैयारी के जन्म दे सकते हैं, पर जैसे आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, आईपीएस का एग्जाम देते हैं, नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आईआईटी का होता है, तो इसके लिए बच्चे 4-4 वर्ष, 5-5 वर्ष की भी तैयारी करते हैं। तो जो बहुत जिनकी ग्रास्पिंग फास्ट है वो 1 वर्ष में ही क्लियर कर लेते हैं। मतलब जिसकी मनोभूमि तैयार है संतान के लिए, जैसे कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से या संस्कारों के रूप में भी वो तैयार हैं, तो वो कम तैयारी में भी एक अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जहां थोड़ी बहुत कमियां हैं, वहां पे अधिक तैयारी की जरूरत है, या हम जिस तरह की संतान चाहते हैं, हमने अपने लिए अगर बेंचमार्क ऊपर रख रखा है, हम अगर विवेकानंद जैसी संतान चाहते हैं, तो उसके लिए हमको वैसा ही एक पूरा प्लान करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अपनी जीवन शैली, अपनी दिनचर्या, अपनी मनोभूमि, अपनी साधना, सबको प्रखर करना पड़ेगा, तब जाकर के एक श्रेष्ठ संतान हमारे यहाँ आएगी। और ये बात हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने गर्भाधान संस्कार, जो प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन का जो स्वरूप है, वो पूरा डिजाइन किया हुआ था। गुरुदेव लिखते हैं अपनी पुस्तक, अपने वांग्मय में, भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण में, कि सुसंतति का निर्माण करना पड़ता है। अर्थात ये जो गर्भ संस्कार की प्रक्रिया है, वो एक तरह से श्रेष्ठ शिशु को गढ़ने की जो विधा है वो बताती है। तो अगर गर्भधारण कर लिया और अभी तक हमारा टाइम टेबल उचित नहीं था, तो हम को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि समय कम बचा है। लेकिन बेहतर हो अगर हम प्रायर प्लानिंग कर लें, जैसे कि स्कूल कॉलेज में ही जो बच्चियां हैं, अगर उनकी दिनचर्या, उनका आहार, उनका सोचने का तरीका, उनका दृष्टिकोण एक सात्विक प्रवृत्ति का है, एक श्रेष्ठ उनके विचार हैं, तो उनके लिए बाद में उनको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या वो एक सहजता में एक अच्छी सोल को इनवाइट कर सकती हैं अपने घर में जन्म लेने के लिए, अपने संतान के। लेकिन फिर वही बात होती है कि जैसी आप तैयारी करेंगे उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। जहां हेलीपैड होगा, हेलीकॉप्टर वहीं लैंड करेगा। और इसके लिए, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ईसा मसीह ने कहा कि बच्चे के जन्म से 100 वर्ष पहले तैयारी करनी चाहिए। वो एपिजेनेटिक्स में आपको बताया कि जेनेटिक पूल आपको कैसे इंप्रूव करना है। या भगवान राम के जो एंसेस्टर्स थे, रघु, अज, दिलीप, दशरथ, उन्होंने कितने जन्मों तक तप किया, तब भगवान राम का जन्म उनके यहाँ हुआ। भगवान वेद व्यास जी ने 5 पीढ़ियों में तप किया, तब उनके घर में वेद व्यास जैसे ज्ञानी महापुरुष का जन्म हुआ।
तो आपको कुछ तैयारी तो प्लान करनी ही पड़ेगी, विशेष करके आज के समय में जब चारों तरफ आपको अंधकार दिखाई देता है। और एक बार जब शिशु बड़ा हो करके इस ऐसे सामाजिक व्यवस्था में जाएगा, जब चारों तरफ से उसको दुविधा का, द्वंद का, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, तो वो नींव पहले से ही तैयार होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आज कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं समाज में। आपको पिछली क्लास में बताया था कि हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है, और अगर कंसीव कर लें तो अबॉर्शन रेट बहुत बढ़ गया है। लड़कियों के अंदर पीसीओडी बहुत राइज कर रहा है, डायबिटीज का कैपिटल इंडिया बनने वाला है। फिर युवाओं में, किशोर बच्चों में बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स बढ़ गए, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत डेवलप होती हैं। अपने इमोशंस को वो नहीं समझ पाते, भावनाओं को नहीं हैंडल कर पाते, और इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं या क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि छोटी सी एक घटना थी, एक रियान स्कूल में हुआ था, शायद हरियाणा का है वो केस, कि छुट्टी के लिए एक बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे की हत्या कर दी। तो इस लेवल के बाल अपराध, यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोज हम अखबार में पढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या आपको नहीं लगता कि हमारा कुछ कर्तव्य बनता है समाज को एक नई दिशा दिखाने का? तो और कुछ ना कर पाए हम, कम से कम अपने संतान का, अपने परिवार का निर्माण तो हर नारी कर ही सकती है। और इसकी जो विशेष साइंस है वो आपको हमने एपिजेनेटिक्स के रूप में बताई। अब इसका महत्व कितना ज्यादा है तैयारी का, और यहाँ तक कि कंसेप्शन के समय आपके थॉट्स कैसे हैं उसका, ये मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। और दोनों साइंस, दोनों चीज है इसके हमारे पास, प्राचीन उदाहरण भी है और मॉडर्न रिसर्चेस भी हैं। जैसे पहला उदाहरण है ऋषि कर्दम और देवहूति का। आपको सबको पता होगा, सप्त ऋषि हमारे बहुत ही जो मतलब हर हर चीज में, चाहे तप हो, चाहे साधना हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे रिसर्च हो, अध्यात्म की दृष्टि से जो देवों से भी ऊंची उपाधि दी गई है वो ऋषियों को दी गई है, उनके उनके गुणों के कारण से, उनके उनके त्याग के कारण से, उनके समाज के लिए अपने जीवन को आहूत करने के लिए। तो उसमें सप्तऋषि एक उपाधि हुआ करती थी, सप्तऋषि होते थे। और लेकिन जब वो विवाह योग्य हो गए तो उनके लायक कन्याएं नहीं थी। उसको देखते हुए ऋषि कर्दम और देवहूति ने, जो अपने समय के एक आइडियल कपल थे, उन्होंने तप करके 9 कन्याओं को जन्म दिया। जैसे उनमें अरुंधति और अनुसुईया जैसी बच्चियां भी थी, और जो ऋषि पत्नियां बनी। उसके बाद एक पुत्र उनके हुआ, कपिल मुनि, कपिल मुनि कहलाते हैं। तो ये तैयारी का महत्व है कि ऋषि लेवल की आत्माओं को लाने के लिए ऋषि कर्दम और देवहूति को तपस्या करनी पड़ी, और तब ऐसी कन्याओं का जन्म हुआ जो ऋषि पत्नियां बन सके। दूसरी बात, इसी को रीक एंड वॉल्टर को ने ये स्टडी करी है कि parents act as genetic engineers. Genomic imprinting during gametogenesis is a epigenetic phenomenon. क्यों ये तैयारी की बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि माता पिता गर्भ धारण के महीने के पहले बच्चों के जेनेटिक इंजीनियर का काम है। क्योंकि जब आपका ओवा या स्पर्म बन रहा है तो उसके अंदर कुछ जीन्स साइलेंट हो जाते हैं मिथाइलेशन के कारण, जिसे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और ये जब आपके पुरुष के शरीर में स्पर्म या माँ के शरीर में ओवा बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उस समय प्रक्रिया चलती है, और उससे या तो कुछ गुण या कुछ दुर्गुण साइलेंट हो सकते हैं। मतलब जीन्स ऐसे जो या तो कुछ अच्छे गुणों को ले जा रहे हैं वो साइलेंट हो सकते हैं, या कुछ गलत आदतों को ट्रांसफर करने वाले वो साइलेंट हो सकते हैं, जैसा भी वातावरण होएगा। यानी कि आपके हाथ में गर्भ धारण से पहले ही एक कंट्रोल दिया हुआ है कि यदि आप अपने दिनचर्या को, आहार को, चिंतन को, वातावरण को आप इंप्रूव कर लेते हैं, उत्कृष्ट बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं जिसमें कोई भी उच्च
श्रेणी की आत्मा आ करके संतान के रूप में आपको अनुग्रहित करना चाहेगी, आना चाहेगी आपके घर, तब आप देखिए आपके हाथ में ये पावर दे दी ना ईश्वर ने कि आप जैसी चाहे संतान को जन्म दे सकते हैं, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और उसकी साइंस है कि ऐसा हो सकता है। और ये जो चेंजेस आपके गैमीट्स में यानी स्पर्म या ओवा में हो रहे हैं, वो उस बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे जिसका अभी अस्तित्व भी नहीं है। और ये जीन्स उस बच्चे तक सीमित नहीं रहेंगे, ये आने वाली 2 पीढ़ियों तक अपना प्रभाव दिखाएंगे। ये है साइंस एपिजेनेटिक्स की, जो बताता है कि किस तरह से आपको बहुत सारी चीजों को बदलना चाहिए जो आपको लगती है गलत है, या वो आप उन आदतों को अपने बच्चे में नहीं देखना चाहेंगी। जैसे जो पुरुष है स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको अगर संतान को जन्म देना है तो पहले अपने को थोड़ा सात्विक बनाएं, इन चीजों से दूर रहे। और इसके बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेज है कि स्मोकिंग से जो है आने वाली 2 पीढ़ियों तक के लंग्स खराब हो जाते हैं। एक बहुत समस्या बहुत ही अजीब समस्या देखी गई है स्मोकर्स में, उनके बच्चों की मृत्यु पहले 1 वर्ष में कभी भी सडनली हो जाती है बिना किसी कारण के, कहते सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और ये नहीं, ये 3 महीने की तैयारी की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो थॉट आपकी कंसेप्शन के समय होगी, जब पति पत्नी साथ हैं, कंसेप्शन की प्रक्रिया हो रही है, गर्भधारण की प्रक्रिया, उस समय उनके विचार कैसे, उन समय उनकी मनोभूमि कैसी है, उस समय उनके अंदर किस तरह से भावनाओं का ज्वार भाटा उठ रहा है, ये तय करेगा कि आने वाले संतान का चरित्र यानी उसका कैरेक्टर, उसके गुण, उसकी क्वालिटीज या उसका स्वभाव यानी कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये डिसाइड करता है आपका। इवन दैट मोमेंट मैटर्स। और ये बात स्टडी करिए वर्नी एंड वेंट्रॉब ने, उन्होंने ये कहा वातावरण के प्रभाव से कि वो माता पिता जो शांत रहते हैं या एक अच्छे उद्देश्य के साथ संतान को जन्म दे रहे हैं, या दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से, एक तरह का एक के साथ, अर्पण के साथ एक दूसरे के साथ जब आते हैं तो एक अच्छी संतान का जन्म होता है। बनस्पत उसके जो नशे की हालत में, जल्दी में, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हुए या क्लेश के वातावरण में जो संतान गर्भ में आती है, उस संतान का भविष्य जो है उतना उज्जवल नहीं हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपको मालूम होगा, राजा शांतनु सत्यवती की कथा। राजा शांतनु की पत्नी थी सत्यवती और उनके संतान हुई विचित्रवीर, और विचित्रवीर की विवाह हुआ था अंबिका और अंबालिका से। और विचित्रवीर की असमय मृत्यु होने के कारण दोनों निसंतान रह गई थी, और आगे चूंकि उनका वंश चले इसलिए वेद व्यास जी को बुलाया गया था कि नियोग द्वारा वो इनके बच्चे कराएं। और लेकिन अंबिका जो थी, वेद व्यास जी का तेज बहुत ज्यादा था और वो देखने में बहुत सुंदर नहीं थे, तो अंबिका उनके सामने आ गई और उनके रूप को देख करके थोड़ा डर गई और उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। जब उन्होंने नेत्र बंद कर लिए तो उनके धृतराष्ट्र पैदा हुए, जिनके की नेत्र मतलब जिनके वो नहीं थी, दृष्टि नहीं थी। और अंबालिका जो थी वो उनको उनके तेज के आगे थर थर कांपने लगी, तो उनके पांडु जैसे पुत्र हुए जो वीक थे, फिजिकली ही वाज वीक, और बड़ी अल्प समय में उनकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरी जो अंबिका की एक निजी दासी थी, उसका नियोग, जब उसका नियोग उनके साथ में हुआ महर्षि व्यास के, वो पूर्णतः निडर, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो प्रसन्नचित इसके लिए आगे आई और उनके सर्वगुण संपन्न विदुर पैदा हुए। तो ये भाव भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये मैं आपको बताना चाहती थी इस उदाहरण के साथ कि आपकी वो भाव तब डेवलप होएगा जब आप प्लानिंग से बच्चा करेंगे। अगर एक्सीडेंटल बच्चा आ गया तो क्या प्लानिंग करेंगे, भाई हमने तो प्लान ही नहीं किया था, प्रेगनेंसी आ गई। जब प्रेगनेंसी आ गई तो फर्स्ट थॉट
जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में होती है माताओं की, वो होती है रिजेक्शन। अरे हमको नहीं चाहिए, अभी हमने प्लान नहीं किया। तो अब वो रख भी लेती हैं, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि अब पहले आप सॉरी बोलिए उसको, बार बार उससे माफी मांगिए, क्योंकि पहले तो उस जीवात्मा को, उस बच्चे को जो अभी आया ही है, उसको आपने ये पहली थॉट भेज दी कि नहीं नहीं हमें नहीं रखना अभी, तो हम तो अभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारे अबॉर्शंस में, नॉट मेडिकल, ये हम स्पिरिचुअल रीजन बता रहे, आध्यात्मिक कारण बहुत होता है। अगर आपकी फीलिंग ऑफ रिजेक्शन जो गर्भ धारण हुआ उसके प्रति बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत संभावना है कि वो जीवात्मा आपके घर में नहीं, गर्भ में नहीं रुकेगी और वो अपने पिता के घर को चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस, ये साइंस आपको इसलिए बताई गई कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको उस जीन्स पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम अपने आहार को, डाइट को थोड़ा अच्छा करेंगे, वेट कम करेंगे, तब प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, लेकिन अचानक से प्रेगनेंसी प्लान हो गई। तो जो ओबेसिटी वाला जीन्स है, मान लीजिए वेट ज्यादा है आपका, या डायबिटीज की संभावना है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, ये सब जीन्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। आप उसको गर्भकाल के दौरान तो फिर आप उसको अपने दिनचर्या से और अपने खान पान से उसको साइलेंट कर सकती हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका पहले हो सकता है। ये संभावना है कि अगर बहुत अनहेल्दी डाइट लेते हैं, या मोटापा है, या डायबिटीज की संभावना है, और आपने प्लानिंग से उसको पहले कंट्रोल नहीं किया, तो वो जीन ट्रांसफर हो सकता है। तो ये आपको समझना है कि हाँ, यदि इस बार आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो कम से कम ये ज्ञान और लोगों को आप दीजिए कि गर्भ धारण से पहले तैयारी, और मिनिमम तैयारी जो है वो कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए। और ये जो निर्णय है वो जीवन साथी के साथ मिलके करें। ऐसा नहीं कि हमने तो सोच लिया पर अभी हस्बैंड प्लान, मतलब वो अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो असमंजस में, दुविधा की स्थिति में कभी भी संतान गर्भ में नहीं आनी चाहिए। बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों, पति पत्नी एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, उनके थॉट्स इस विषय में मिलने चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप दुविधा में हैं या एक पार्टनर तैयार नहीं, इसका बच्चे के ऊपर शारीरिक, मानसिक, इस दोनों स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे साइकोसोमैटिक डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो मनोविकारों के कारण होती है, मनोविकार जिसका बेस है, उसकी बीमारियों का होना, ये मतलब इसकी संभावना बढ़ जाती है कि बच्चे के अंदर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसीलिए हम जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, हर जगह, स्कूल, कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस में, डॉक्टर्स के बीच में, कॉन्फ्रेंसेस में भी, और अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज हो रही है। तो इस पे हम जा जाके बताते हैं। अभी बहुत अवेयरनेस कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन आप लोग जो इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में इसको अपना रहे, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको कम से कम ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, 10-15 लोग को तो हम भी बताएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। कम से कम उन लड़कियों को बताएं जो अभी, जिनका माँ बनने में अभी समय है, जिससे वो अपनी दिनचर्या को अभी से ठीक कर सके। अब जो संस्कार होता है उसका भी जीन्स पे प्रभाव पड़ता है। ये जो रिचुअल है, जो हम आपसे कहते हैं ना कि देखिए, अब हम सामूहिक कराने वाले, बीच बीच में यज्ञ से, दीप यज्ञ से हम लोग संस्कार कराते हैं। कई माताएं ऐसे सोचती हैं कि इसको हम छोड़ सकते हैं, ये ओमिट कर सकते हैं, हम दिनचर्या बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर संस्कार का इतना कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कार जो है वो एक शिक्षण का कार्यक्रम है, और जो मंत्र बोले जा रहे हैं वो भी विशिष्ट मंत्र हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझिए, कोई लड़का लड़की है और वो 100-200 की फूलमाला लेकर के एक गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन समाज उसको मान्यता नहीं देता है। वही विवाह, वही 200 की माला, लेकिन 200 लोगों के बीच में, विशिष्ट मंत्रों के साथ, विशिष्ट परिस्थितियों में, जब ये संस्कार होता है, विवाह संस्कार, तो वो जीवन पर्यंत का एक समर्पण का रिश्ता बन जाता है। हर जो ये रिचुअल प्लान किया गया है उसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि उसके पीछे जो मैसेज जाता है कि किस तरह से आप एक संतान को
अपने गर्भ में वेलकम कर रहे हैं, किस तरह से पति आश्वासन दे रहा है पत्नी को कि मैं भी इस सहयोग पूरा करूंगा। घर वाले, ये आश्वस्तना का एक स्टेप होता है, घर वाले आश्वासन देते हैं। गर्भ पूजन के द्वारा हम डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करते हैं कि सबका प्रोटेक्शन मिले। हमारा एक डॉक्टर का अच्छा होना या पेशेंट का सब कुछ फॉलो करना पर्याप्त नहीं है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, तब जो है एक हंसता खेलता शिशु माँ की गोद में आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भ पूजन, जिसमें हम सभी ऋषि आत्माओं का, गुरुदेव का, गायत्री माँ का, सबका प्रोटेक्शन उस गर्भवती माँ के लिए लेते हैं। ऐसे 5 स्टेप्स होते हैं। विशिष्ट आहुति दी जाती है खीर के द्वारा। खीर के अंदर वो गुण आ जाते हैं जिससे आपकी संतान आगे प्रगति कर सकती है। इसके लिए भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय कम है तो आगे कभी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण, यानी कि वो चीजें जो आपको क्लासेस में कराई जाती हैं, चाहे ध्यान हो, चाहे मंत्र का जप हो, चाहे बच्चे से संवाद हो, या बच्चे को गीत सुनाने का क्रम हो, या बच्चे को कहानी सुनाने के द्वारा, बच्चे के कहानी के द्वारा, प्रवचन के द्वारा और बातचीत के माध्यम से आप बच्चों के अंदर गुणों का रोपण करती हैं। चाहे आहार आप अपना डिजाइन करती है, जैसा क्लास में बताया जाता है, संतुलित, सात्विक, संस्कारित, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करती है। ये जो भी आपको हम टाइम टेबल पूरे दिन का बताते हैं, वो यदि बच्चियां पहले से अपना लें तो वो एक विलक्षण संतान को जन्म दे सकती है। और गर्भकाल के दौरान उनको अपनी दिनचर्या बदलने का स्ट्रगल नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही वैसा करती आ रही हैं और मेंटली बहुत अच्छे से वो अपने बच्चे को वेलकम करने के लिए प्रिपेयर्ड होंगी, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। तो इसलिए ये प्रशिक्षण की जो बातें हैं, जो दिनचर्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली गर्भ की तैयारी के फेज में। क्योंकि अगर वो दिनचर्या को बच्चियां अपना लेती हैं तो उनके स्वतः ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी, उनके चेंजेस आ जाएंगे ऐसे बॉडी में कि श्रेष्ठ जीवात्माएं अट्रैक्ट होंगी। श्रेष्ठ जीवात्माएं तो पूरा ब्रह्मलोक में विचरण कर रही हैं, वो चाहती हैं, ये समय ऐसा है कि हमको एक अच्छी कोख मिले और उनको कोख नहीं मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी छोटी बच्चियों को ये बातें पता चले, जिससे वो पूरा मनोयोग से इसकी तैयारी कर सके। और जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि क्यों संस्कार कराना आवश्यक है और ये संस्कार परंपरा है क्या, तो इसके बहुत ही सुंदर सिंपल डेफिनेशन है, संस्कारो ही गुणांतराधन मुच्यते, गुणों का आधान ही संस्कार है। और ये बात हमारे प्राचीन गुरु जो रिसर्चर्स थे, स्कॉलर्स थे, चेतना प्रकृति अध्यात्म के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि हर जीवात्मा अपने साथ अच्छे बुरे संस्कार लेकर के आती, यानी कि एक रिकॉर्डिंग हमारी पहले से है, एक चिप है हमारे साथ जिसमें कुछ प्री रिकॉर्डेड मटेरियल है, वो हमारे साथ आता है। जब भी हम दोबारा संसार में आएंगे तो वो एक चिप जिसमें हमारी पुराने संस्कार, हमारी पुरानी आदतें, पुराने एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी हमने ऐसा सीखा, जो हमने अंदर तक हमारे चित्त में चला गया, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डेड है। तो अब ये संस्कार जो कराए जाएंगे, इसके लिए जो ऋषियों ने एक 16 संस्कार की विधा दी, जिसको गुरुदेव ने मॉडिफाई कर दिया, 6 अनुपयुक्त संस्कार हटा दिए और उसमें 2 नए संस्कार ऐड कर दिए। तो आज की परंपरा में हम 12 संस्कार करवाते हैं, 10 पुराने और 2 नए, विवाह दिन और जन्मदिन नए संस्कार ऐड किए। ये क्या है? ये संस्कार जो है एक्चुअली माइक्रो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, ये सूक्ष्म आध्यात्मिक उपचार है जीवात्मा के लिए, जिससे कि जो कुसंस्कार हैं उनको हम क्लीन कर सकें, जो खराब आदतें हैं उनको क्लीन कर सकें, जीवात्मा पे या हमारी कॉन्शियसनेस पे जो मैल जम गई है उसकी सफाई कर सकें, और उसके साथ सुसंस्कारों को रोपित कर सकें, जिससे आत्मा का प्रकाश और निखर हो जाए और तेजो में हो जाए। बच्चे के लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? तेजस, वर्चस, उसका उसका जो आत्मिक स्वरूप है, जो मुख्य आत्मा के गुण है, वो खिल करके, निखर करके उसके व्यक्तित्व में दिखाई दें। और इसीलिए समय समय पर संस्कार कराए जाते हैं। और इसीलिए पहला संस्कार गर्भ संस्कार है। गर्भाधान इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि अब हम प्लानिंग भूल गए हैं। पहले क्या होता था? पहले जब माता पिता तय करते थे या पति पत्नी तय करते थे कि अब हमें सामाजिक
हमारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए संतान को जन्म देना है। पति पत्नी जो थे वो सखा भाव से रहते थे और केवल सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संतान की उत्पत्ति करते थे, उसके लिए साथ आते थे। तो वो जब जैसा इतना उनके अंदर तेज होता था, इतना चरित्र उनका निर्मल होता था, पवित्र होता था कि जब जैसा वो डिसाइड करते थे, वैसी ही संतान उनके आ जाती थी। और उनको गाइड करने के लिए सबके गुरु होते थे। तो गुरु उनको बताते थे अभी समय उपयुक्त नहीं है या अभी ऐसी साधना करिए। अब श्री कृष्ण जब स्वयं 12 वर्ष तक साधना करने गए बद्रीनाथ में रुक्मिणी जी के साथ, तब उन्होंने प्रद्युम्न को जन्म दिया। तो ये ज्ञान हर व्यक्ति को उस समय होता था कि हमें कब संतान करनी है, कब नहीं करनी। और ये जो संस्कार होते थे, जो कराए जाते थे समय समय पर, वो जो शिशु होता था उसकी मनोभूमि पर, उसके एंडोक्राइनल सिस्टम यानी उसके हार्मोन्स पर, जीन्स पर विशेष प्रभाव डालते थे, जिससे कि दिन प्रतिदिन जो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी जो कहना चाहिए उसकी आत्मा का जो विकास है, वो दिन प्रतिदिन होता चला जाता था। वो उत्कृष्ट बनता जाता था। एक ही जीवन में वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता था, फुल यूटिलाइजेशन कर लेता था मानवीय जीवन का। आज क्या है, आज हमें मरते दम तक ये ध्यान ही नहीं आता कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, हम पैदा क्यों हुए थे। क्या हम खाने कमाने, बस हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमने पैसे कमा लिए, फिर अपने परिवार को पाल लिया, फिर हम बच्चों की मदद करने में लग गए या उनके लिए संग्रह करने में लग गए, यही जीवन था। और इसका जो क्या कहना चाहिए, इसका नुकसान जो है वो हमें कब पता चलता है, जब मृत्यु शैया पे पड़े होते हैं, तब हमें ध्यान आता, अरे हम यहाँ इसलिए आए थे, नहीं ये तो हमारा उद्देश्य नहीं था, हमने तो मानवीय जीवन को समझा ही नहीं, या मनुष्य जीवन की गरिमा को नहीं पहचाना, और हमने तो जो हमें करना था वो किया ही नहीं, वेस्ट कर दी पूरी लाइफ। तो ये इस उद्देश्य से हमको स्वयं भी समझना चाहिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ, और जो संतान को हम लेकर के आ रहे हैं उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्यों उसको संस्कारवान बनाना है। इसके लिए ये समय समय पर संस्कार जो रिचुअल है आप कराते हैं, गर्भ के समय गर्भ संस्कार, फिर जन्म के बाद नामकरण, अन्नप्राशन, एक दिन हम उसकी भी साइंस आपको बताएंगे भी। फिर आपका होता है मुंडन संस्कार, जिसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। फिर विद्या आरंभ संस्कार, उसके बाद यज्ञोपवीत, फिर विवाह संस्कार, फिर वानप्रस्थ संस्कार, ऐसे करके पूरा मृत्यु तक एक ये पूरा सिस्टम है। और मृत्यु भी, अंत्येष्टि भी एक संस्कार है। लेकिन इसमें जो दो नए ऐड कर दिए गुरुदेव ने वो विशिष्ट है, जैसे कि जन्म दिवस संस्कार और विवाह दिवस संस्कार। और इसको अगर आप दिन प्रतिदिन कराते हैं, दिन प्रतिदिन यानी साल दर साल कराते हैं, तो उससे भी आप कई सारे मनोविकारों को दूर कर सकते हैं। हर साल का एक बजटिंग सिस्टम होता है, वो एक अलग क्लास लेंगे उसकी। आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कई लोग संस्कार वाले उसको रिचुअल को मिस कर देते हैं। अब प्रिपरेशन की जो बात है, तो उसमें प्रिपरेशन में मुख्य इस बात की प्रिपरेशन है कि हमको अपने आप को केवल फिजिकल बॉडी नहीं समझना है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। मैं कौन हूँ, संगीता, और अहम कहाँ जागृत हो गया, डॉक्टर संगीता। अब अगर मुझे कहीं कुर्सी ऑफर नहीं, ओ दे डिड नॉट ऑफर मी अ चेयर आल्सो, दे डिड नॉट ऑफर मी दिस, तो मेरा क्या है, ईगो अटैच्ड हो गया है डॉक्टर संगीता के साथ। मैं डॉक्टर संगीता के अलावा अपने आप को कुछ समझती ही नहीं हूँ, जबकि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीवात्मा हूं। तो ये जो बात है कि मेरे पास एक सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, मेरी आइडेंटिटी इस संसार के लिए और अपने लिए अलग है। मैं संगीता केवल एक रोल निभा रही हूं इस जन्म में, बाकी हर जन्म में मेरा अलग रोल है। तो मैं संगीता नहीं हूं, संगीता तो एक नाम दिया गया इस जीवन के लिए मुझे। ये समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि मेरे अंदर एक एनर्जी बॉडी है, मेरी जो मेंटल बॉडी है और जो इमोशनल बॉडी है वो बना मिला करके एनर्जी बॉडी बनाती है। जो सूक्ष्म शरीर है, जो मेंटल बॉडी है, वो विचारों का सेंटर है, और जो इमोशनल बॉडी है, जो कारण शरीर है, वो भाव का सेंटर है। और दोनों मिलकर के मेरी एनर्जी बॉडी या ऑरा को डेवलप करते हैं। तो जितने अच्छे विचार होंगे, जितनी अच्छी भावनाएं होंगी, उतनी हेल्दी एनर्जी बॉडी होगी। और माँ के संदर्भ में अगर बात करें, तो अगर मान लीजिए एक माँ जो कंसीव करने जा रही है, जिसकी हेल्दी एनर्जी बॉडी है, जिसके विचार अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, तो उसके पास कैसी जीवात्मा अट्रैक्ट होगी, वैसी ही तो उन विचारों से अट्रैक्ट होगी जो सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच करते हैं ना, तो जो उस विचारों से मेल खाती होगी वैसी आएगी।
अब अगर आप क्रोध में रहते हैं, आपके अंदर द्वेष बहुत है, आप बहुत लोग में डिफरेंस करते हैं, ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, तो उसी तरह की जीवात्मा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और अगर नहीं कर पाए तो कम से कम जिस दिन गर्भ धारण कर लें उस दिन से शुरू कर लें, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होगी। अब आपके साथ साथ जो गर्भ में बच्चा आया है उसकी भी एनर्जी बॉडी डेवलप हो रही है, वो उसी वातावरण में रह रहा है जिसमें आप रह रहे हैं। तो आपके विचार और आपकी भावनाओं से वो पूर्णतः प्रभावित है। वैसा ही एक नींव उसके अंदर तैयार हो रही है जिसपे उसका आगे का व्यक्तित्व खड़ा होगा, जिसपे आगे का जीवन निर्भर करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और फिर उसमें ये जानना कि मेंटल बॉडी जो होती है वो मुख्यतः दो में डिवाइड होती है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस जो अचेतन है वो गर्भ धारण के 19वें दिन से गर्भ के 9 महीने और जन्म के 5 वर्ष तक सक्रिय रहता है। और इस दौरान आप बच्चे को गर्भ में कुछ भी सिखा सकते हैं। आप मान के चलिए एक वीडियो कैमरा आपके अंदर फिट हो गया है और जो कुछ भी आपके आसपास, आपके अंदर, इवन आपके अंदर जो घटित हो रहा है, केवल बाहर नहीं, अंदर बाहर जो घटित हो रहा है वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, सब डाउनलोड कर रहा है। अब आप अगर कॉन्शियस हैं, सजग हैं उस कैमरे के प्रति, उस जीवात्मा के प्रति, तो आप उसमें अच्छी रिकॉर्डिंग डालेंगी। इसलिए आपको अपने कॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना है, सजग रहना है। आपको किसके प्रति सजग रहना है? हर अपनी छोटी बड़े विचार के प्रति, हर अपने अंदर उठ रहे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन के प्रति, अपने आहार के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, आपके आसपास रेडिएशन कितना है, आपके आसपास एयर पोल्यूशन कितना है, आपके घर का वातावरण कितना प्रेमपूर्ण है, कितना सौहार्दपूर्ण है, कितना कंजीनियल है, कितना हेल्दी है, कितना कहना चाहिए अपलिफ्टिंग है, मतलब इट इज गुड फॉर द कॉन्शियसनेस। और दूसरी तरफ कितना नेगेटिव है, ये आपको जज करना है और उसको चेंज करना है, यानी कि यू हैव टू डिसाइड। अब क्या होता है, कई बार हम गर्भधारण, जैसे कई बार प्रश्नों में आप देखते हैं कि गर्भधारण हो गया और जो वातावरण है वो वैसे ही है, अब क्या करें, अब तो बहुत चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए गर्भधारण से पूर्व की तैयारी हम बता रहे हैं। और ये जो गर्भोत्सव संस्कार है, इसलिए हर को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का परिशोधन, यानी कि समग्र स्वास्थ्य का हम इसमें संवर्धन कर रहे हैं। केवल फिजिकल बॉडी की हेल्थ नहीं, तीनों शरीरों को स्वस्थ करना है। बच्चा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मन से संतुलित हो, विवेकवान हो और भावनात्मक रूप से सक्षम हो, अपने इमोशंस को समझ सके, अपने इमोशंस को समझ करके व्यवहार कर चुके, ये है। और जो संस्कार का जो रिचुअल है, जो कर्म कांड है, वो केवल कर्म कांड नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव साइंस का एक सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल टीचिंग है, शिक्षण है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें आप सारी जानकारी हम आपको देते हैं इन क्लासेस के माध्यम से और संकल्प दिलाते हैं। ये एक संकल्प लेने का उत्सव है जिसमें गर्भवती माँ, घर वाले, उसका पति, सब इस बात का संकल्प लेते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए इस जीवात्मा की ग्रोथ के लिए, इस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कैसे हम सब मिल करके लिए एक दूसरे के सहयोग से इसको एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ये एक सूक्ष्म आध्यात्मिक टीका है। जैसे आपने टिटनेस का टीका लगाया, ऐसे ही गर्भ संस्कार का टीका भी लगवाइए। और ये ज्ञान जो था वो हमारी सभी माताओं को था पहले। तो उदाहरण के लिए आप कई बार सुनते हैं, रानी मदालसा की कहानी बताते हैं, कितनी कितनी मतलब एलिवेटेड सोल थी, नॉलेजेबल थी, उनको पता था कि मुझे कैसे निर्माण करना है बच्चे का। उन्होंने गर्भ से शिक्षा दी और स्वयं वो क्या थी, ब्रह्म ज्ञानी थी, सत्य को जानती थी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शिक्षा गर्भ से दी बच्चों को, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू इसके संसार के मोह माया में मत। और इसी करके उनके 3 बच्चे, पहले 3 बच्चे लड़के, वो जो है जब तब के लिए चले गए छोटी उम्र में। अब उनके पति जो ऋतुध्वज काशी नरेश थे, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रही हैं, आप बच्चों को भेज दे रही हैं तब के लिए, राजपाट कौन संभालेगा। उन्होंने कहा मैं डिजाइनर हूँ, मैं हूँ आर्किटेक्ट बच्चे की, मैं तैयार करूंगी आपके लिए एक चक्रवर्ती सम्राट। और वैसा उन्होंने किया, उसको वैसी शिक्षा दी, राजनीति की, कूटनीति की, तू निर्भय बनना, तू शूरवीर बनना, वैसी पुस्तकें पढ़ी, वैसा आहार लिया, वैसी साज सज्जा, वैसी दिनचर्या, और तीरंदाजी, घुड़सवारी, सब कुछ गर्भ से सीखी, गर्भकाल में सीखी। और जो बच्चा था
वो पिता से भी ज्यादा शौर्यवान बना। जीजाबाई की कहानी आपको पता है, जीजाबाई ने शिवाजी महाराज के जन्म से पहले ही उनके मन में खलबली थी कि स्वराज क्यों नहीं की बात क्यों नहीं करते ये लोग। घर वाले उनके मुगलों के चाकर थे, तो वो मुगलों के दरबार में नौकरी करते थे। वो कह के थक गई कि क्यों नहीं आप स्वराज के लिए लड़ते हैं। जब उन्होंने घर में किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने माँ भवानी की प्रार्थना करी और तब उनके यहाँ शिवाजी का जन्म हुआ और वो जीवन पर्यंत स्वराज के लिए लड़ते रहे। तो ऐसी बहुत सारे उदाहरण है। विदेशी उदाहरण में आप देखिए, मारिया बोनापार्ट है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय युद्ध भूमि पे थी और उनके मन में बहुत उथल पुथल थी कि कैसे मैं एक संतान को जन्म दूं जो मेरे देश को ये दिलाए, स्वतंत्रता दिलाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय, तो इसीलिए नेपोलियन उनके घर में आए। तो ऐसे अनेक उदाहरण है और आज इस बात को माताएं समझ रही हैं और अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति कॉन्शियस हैं। इसलिए ये रिसर्चेस भी हो रही हैं। आज कैम्ब्रिज में इसकी रिसर्च हो रही है कि कैसे आप, एक डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक हुए कैम्ब्रिज के, उन्होंने सिद्धांत दिया फॉर्मेटिक कजेशन का, जिसके अनुसार गर्भ के समय माँ के जो भी विचार होंगे, भावनाएं होंगी, आहार, पारिवारिक सामाजिक वातावरण होगा, जो दिनचर्या वो फॉलो करेगी, उससे एक स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स क्रिएट होता है। मतलब आप उस फोर्स को देख नहीं सकते, इट इज मेटाफिजिकल, बट दैट इज देयर। एक टाइप की एनर्जी क्रिएट हो रही है उसकी बॉडी में और वो एनर्जी डिसाइड कर रही है कि वो जो बच्चा उसके गर्भ से आएगा, फ्यूचर में उस बच्चे की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर, उसके व्यवहार कैसा होगा। यानी वो जो नींव है वो घर पे पड़ रही है, इसका उन्होंने स्टडी किया है।